नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम भी आपको नेहरू के कुछ किस्से सुनाना चाहते हैं। मैंने ये सारे किस्से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की किताब लोकदेव नेहरू से लिए हैं। आप कहेंगे कि नेहरू पर सैकड़ों अकादमिक किताबें हैं, दिनकर की किताब का ही चयन क्यों किया? तो इसकी 2-3 मुख्य वजहें हैं। 1964 में नेहरू का निधन होता है और बतौर श्रद्धांजलि दिनकर 1967 में लोकदेव नेहरू लिखते हैं। दिनकर ने नेहरू को जैसे देखा, जैसे समझा है, वैसा ही लिखा। यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है। दिनकर की नज़र से नेहरू को देखना थोड़ा आसान भी है, क्योंकि किताब बहुत पतली है, कम समय में पढ़ी जा सकती है। मात्र 168 पन्नों की किताब है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। तब दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनकर की रचनाओं के 50 साल होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात बात में नेहरू का नाम लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वहां भाषण देते हैं। उस समय का उनका भाषण जब पढ़ रहा था तब थोड़ी हंसी भी आई। पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर के बारे में कितना कम जानते हैं। यह स्वाभाविक भी है। प्रधानमंत्री सभी को ठीक से जाने, सभी को पढ़ चुके हों, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें इस तरह की स्मृति सभाओं में जाना ही पड़ता है और भाषण भी देना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि दिनकर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सावधानी से अपना भाषण शब्दों की महिमा, बिहार के सामर्थ्य और विकास से जोड़कर निकाल ले जाते हैं। खुद को शब्द ब्रह्म का उपासक बता देते हैं। कहते हैं वे सरस्वती के उपासक हैं। एक पूरा पैराग्राफ यह बताने में खर्च कर देते हैं कि साहित्यकार ऋषि मुनि के समान ही होता है। ऐसा नहीं है कि दिनकर के जीवन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। परशुराम की प्रतीक्षा का जिक्र किया और बाकी दिनकर को लेकर जनरल सी बातें कह डाली। खेत खलिहान से जोड़ते हुए बिहार, बंगाल, असम पर चले गए और फिर बिहार के सामर्थ्य की बात करने लग गए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव में जेडीयू और राजद का महागठबंधन जीत गया था। यह भाषण मई 2015 का है। चुनाव नवंबर में हुए थे। दिनकर जी का भी सपना था बिहार आगे बढ़े, बिहार तेजस्वी ओजस्वी, ये बिहार संपन्न भी हो, बिहार को तेज और ओज उछे, किसी से किराए पर लेने की जरूरत नहीं, उसके पास है। उसे संपन्नता के अवसर चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर चाहिए, और बिहार में वो ताकत है। अगर एक बार अवसर मिल गया तो बिहार औरों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। दिनकर राष्ट्र कवि थे। बिहार को लेकर दिनकर का क्या सपना था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, शायद प्रधानमंत्री को ज्यादा हो। मगर जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिनकर के सपने का जिक्र कर ही दिया तो हमने भी सोचा कि क्यों ना दिनकर के नेहरू की बात की जाए। जिस नेहरू को उन्होंने सपने में नहीं देखा था, उनके साथ कई मौकों पर उठते बैठते देखा था, काम किया था। नेहरू को बहुत बारीक नजर से उन्होंने परखा। इस किताब में दिनकर नेहरू से मोह नहीं रखते, बल्कि बहुत सावधानी से उन्हें अलग अलग मौकों पर परख रहे हैं कि नेहरू कितने लोकतांत्रिक हैं, उतने हैं या नहीं जितना दावा करते हैं। दिनकर लिखते हैं, और यह उन्हीं के शब्द हैं, कि पंडित जी घनघोर रूप से साहसी पुरुष थे। राजनीति के कामों में तो वे उबल कर भी शांत हो जाते थे, किंतु जहां आस्था और वैयक्तिक पसंद नापसंद का सवाल जरा तेज होता, उनके आचरण अत्यंत निर्भीक होते थे। 1935 ईस्वी के आसपास जब पंडित जी रोम होकर भारत लौट रहे थे, मुसोलिनी ने हवाई अड्डे पर अपना दूत भेजा कि पंडित जी मुझसे मिलने क्षण भर को शहर में आ जाएं। किंतु पंडित जी ने मुसोलिनी से मिलना कबूल नहीं किया। यह नेहरू का साहस था कि उन्होंने इटली में होते हुए भी मुसोलिनी से मिलने से मना कर दिया। आज फांसीवादी ताकतें दुनिया में राज कर रही हैं। क्या भारत सहित दुनिया में किसी नेता को जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, जो ऐसा कर सके? दिनकर इस किताब के पेज नंबर 72 पर लिखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं शब्दशः, कि पंडित जी हिटलर और मुसोलिनी से घृणा करते थे
और इतनी घृणा करते थे कि उन दोनों के साथ मिलने से उन्होंने एक ऐसे समय में इनकार कर दिया था जब जवाहरलाल गुलाम देश के नेता थे और हिटलर और मुसोलिनी अपने प्रताप से दुनिया को दहला रहे थे। यह बताना जरूरी है कि दिनकर को नेहरू ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिनकर की रचनाओं की 50वीं जयंती पर नेहरू का नाम नहीं लिया और न दिनकर के संसदीय जीवन की भूमिका का जिक्र किया। जिस तरह की श्रद्धा दिनकर नेहरू में रखते हैं, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नेहरू में कितनी श्रद्धा है, वे कितना सम्मान करते हैं। यहां तक कि 10 साल कार्यकाल का आखिरी भाषण भी उनका नेहरू के बिना पूरा नहीं हो सका। नेहरू का जिक्र करने से पहले प्रधानमंत्री बताना नहीं भूलते कि उनका नाम बोलूंगा तो उनको जरा चुभन होगी। तो चुभाने के लिए नेहरू का नाम उनके काम आ रहा है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी के 9 साल से ज्यादा जेल में गुजारे भारत की आजादी के लिए, उसका नाम उनको चुभाने के लिए उनको याद आ रहा है। सुनिए। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे। मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वह, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। नेहरू की एक आदत थी, जैसा कि दिनकर ने लिखा है, वे लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते थे, 2-2 घंटे तक भाषण दिया करते थे और बीच में मंच से उतर भी जाते थे, भीड़ में चले जाते थे, हल्ला हंगामा करने वालों से भिड़ जाया करते थे। नेहरू के समय टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। नेहरू जनता से खुलकर बात करते थे, अपनी और जनता की कमजोरियों के बारे में उसके ही बीच जाकर बात करते थे। नेहरू भीड़ में कूद जाते हैं। एक प्रसंग है कि बड़ौदा में जब भीड़ के बीच चले गए तो उनका अंगरक्षक रोकने लगा। नेहरू ने अंगरक्षक को ही पटक दिया और उससे भिड़ गए। बाद में लौटकर मंच पर बैठकर दिनकर से कहा, कहो कुश्ती कैसी रही। अब उनकी मौत के 60 साल बाद नेहरू के भाषण के किसी छोटे से हिस्से को निकालकर उन्हें किसी और रूप में पेश किया जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी को शोभा देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता है, देता है तभी वे ऐसा करते हैं, बल्कि किसी और को शोभा नहीं देता है। कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वे करते हैं। 1946 का एक वाकया है। दिनकर लिखते हैं, नेहरू पटना गए, बिहार में एक जगह गोली चल गई थी तो लोग बहुत नाराज थे। उसी दौरान उन्हें पटना यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए जाना पड़ा। अब वहां जो हुआ उसके बारे में दिनकर लिखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं कि नौजवानों के बीच भाषण देने को सीनेट हॉल पहुंचे, तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ डाला और उनकी टोपी उड़ा ली। उस दिन भीड़ को काबू में लाने का चमत्कार जयप्रकाश जी ने दिखाया।
जब भीड़ काबू में आ गई, जयप्रकाश जी लोगों की तस्बीह करने लग गए। जब जयप्रकाश जी लोगों से यह कह रहे थे कि आपने पंडित जी का अपमान करके अपने आप को अपमानित किया है, तभी पंडित जी जयप्रकाश जी को पीछे खींचकर खुद आगे आ गए और कहने लगे, नहीं साहब, मैं बड़ा ही बेहया आदमी हूं, मेरी हतक इज्जती जरा भी नहीं हुई है। उल्टे मैं आपसे खुश हूं कि आपने बड़े ही जोश के साथ मेरा स्वागत किया है। जिस भीड़ ने नेहरू के कुर्ते फाड़ डाले, नेहरू उन्हें कुछ नहीं कहते, उनसे गुस्सा भी नहीं करते, बल्कि कहते हैं मैं आपसे खुश हूं कि आपने बड़े ही जोश के साथ मेरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले कितने ही लोगों को जेल में डाल दिया गया। दिनकर ने नेहरू के बारे में एक प्रसंग लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं। दिनकर लिखते हैं कि नेहरू के घर पर संसद की हिंदी परिषद की बैठक चल रही थी। नेहरू के बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। इस किस्से को प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं सुनाना चाहेंगे। तो बतौर दिनकर नेहरू कहते हैं, और मैं दिनकर के शब्दों को पढ़ता हूं, कि अभी मैं उड़ीसा गया हुआ था, सुना वहां के आदिवासी भाई आर्य रक्त वालों से नाराज हैं। वे कहते हैं कि एकलव्य अनार्य था और द्रोणाचार्य आर्य थे। इसी कारण द्रोणाचार्य ने उस अनार्य नौजवान का अंगूठा कटवा लिया। यह बात सुनकर सभी श्रोता हंसने लगे, किंतु पंडित जी को हंसी नहीं आई, बल्कि विचलित होकर उन्होंने कहा, और अपनी बात मैं आपको बताऊं। यह सब सुनकर द्रोणाचार्य पर मुझे गुस्सा हो आया। इस पर दिनकर नेहरू के बारे में लिखते हैं कि द्वापर से कलियुग बहुत दूर पड़ता है, लेकिन सच्ची मानवता इस दूरी को नहीं मानती। किंतु कितनी सजीव थी उस पुरुष की मानवता जो कलियुग में खड़ा होकर द्वापर के अन्याय से तिल मिला उठता था। आज बहुजन राजनीति और उसके विचारक द्रोणाचार्य की भूमिका की समीक्षा इसी रूप में करते हैं, बल्कि एकलव्य के साथ हुए अन्याय को आज के राजनीतिक संदर्भ में सही से उन लोगों ने स्थापित करने का काम किया है। मगर नेहरू अपने समय में ही इस प्रसंग की कमजोरी भांप गए और उन्होंने द्रोणाचार्य पर अपने गुस्से के इजहार को रोका नहीं। अब कौन जाने किसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी यह भी निकाल लाएं कि नेहरू ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर गलत बयानी भी कर चुके हैं, गलत संदर्भ में भी पेश कर चुके हैं। आईटी सेल ने नेहरू को मुसलमान बताने में जितनी मेहनत की है, उतनी किसी मुसलमान ने भी खुद को मुसलमान बताने में नहीं की होगी। उसी नेहरू का इस्तेमाल भी किया गया जब नई संसद में सेंगोल को स्थापित करना था। वीडियो बना सरकारी, जिसमें बताया जाने लगा कि नेहरू ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकार किया। बाद में इस तरह की कहानियों को चुनौती दी गई। तब कहा जाने लगा कि नेहरू ने इसे टहलने की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। यह बात भी झूठ निकली। नेहरू को लोकदेव विनोबा भावे ने कहा था। दिनकर भी उन्हें लोकदेव के रूप में देखते हैं। तो दिनकर के लोकदेव नेहरू कैसे थे, यही हम इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में बता रहे हैं। दिनकर लिखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं, कि पंडित जी के बारे में इतिहास और चाहे जो बातें लिखे या ना लिखे, किंतु यह बात वह अवश्य लिखेगा कि भारत के मन को आधुनिक बनाने की दिशा में जवाहरलाल ने जो अथक प्रयत्न किया वह विस्मयकारी था। किंतु आधुनिकता के इतने बड़े ध्वजधारी होने पर भी प्राचीन भारत के प्रति उनमें एक प्रकार की ममता थी जो कभी कभी ही प्रत्यक्ष होती थी। यह दिनकर की पंक्ति है कि भारत के मन को आधुनिक बनाने की दिशा में जवाहरलाल ने जो अथक प्रयत्न किया वह विस्मयकारी था। सरकारी प्रयोग में हिंदी कैसी हो, इसे लेकर दिनकर ने नेहरू के विचार और उनके साथ मतभेद के प्रसंग पर विस्तार से लिखा है। इस मतभेद के बाद भी नेहरू और दिनकर के संबंधों के बीच कोई दुराव नहीं आता। दिनकर लिखते हैं कि नेहरू को फारसी नहीं आती थी, अंग्रेजी आती थी, हिंदी आती थी और फ्रेंच आती थी। थोड़ी बहुत उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, मगर जो कुछ भी पढ़ा था वह सब का सब याद था। नेहरू गीता का द्वितीय अध्याय बार बार पढ़ा करते थे और उन्हें यह अध्याय पूरी तरह याद था। नेहरू हठ योगी थे, हठ योग का अभ्यास करते थे, शीर्षासन करते थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने उन्हें तुलसीकृत रामायण पढ़ाया था। पंजाब और दिल्ली में उर्दू बोलते थे,
बिहार और मध्य प्रदेश में संस्कृत निष्ठ हिंदी, लेकिन बोलने में हिंदुस्तानी ज्यादा पसंद करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। इसका कोई तुलनात्मक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है कि किस प्रधानमंत्री ने कितना काम किया। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों को ही देखें तो पता चलेगा कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी चुनावी रैलियां नहीं की हैं, इतने कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया होगा। पहले कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कम रैली करते हैं, खासकर विधानसभा चुनावों में, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा होता है, व्यस्तता बहुत अधिक होती है। मगर मोदी के समय यह पूछा ही नहीं जाता कि इतना काम रहता होगा, फिर भी आप एक एक विधानसभा में 20-20, 30-30 रैलियां कैसे करते हैं? हर उद्घाटन, हर भाषण में आप कैसे मौजूद रहते हैं? तो काम कब करते हैं? फरवरी 2019 में जिस दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री जंगल में एक चैनल के कार्यक्रम के लिए शूटिंग कर रहे थे। कई घंटों की शूटिंग का कार्यक्रम था। क्या उसे भी काम माना जाए या छुट्टी में गिना जाए? लक्षद्वीप में यह जो फोटो शूट हो रहा है, क्या यह भी प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है? इस फोटो शूट के पीछे कितना वक्त लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी? अगर यह भी काम है, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी के काम के बारे में लोगों को अपनी जानकारी और धारणाएं बदल लेनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री के काम में यह सब भी जोड़ा जाएगा जो नेहरू के समय नहीं जोड़ा जाता था। खैर, यह किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता हो सकती है कि वह दिन रात और खूब काम करे। भारत में कई दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी वाले बिना संडे की छुट्टी लिए साल भर काम करते हैं। तो इस देश में कोई रोज काम करे कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन नेहरू के काम का क्या तरीका था, इस पर भी दिनकर ने विस्तार से लिखा है और मैं पढ़ रहा हूं। दिनकर लिखते हैं कि पंडित जी की कार्य क्षमता अपार थी। उन्हें देखकर यह अनुमान आसान मालूम होता था कि ईश्वर एक ही है और वह सारे जगत की सुधि लेता है। उनका शरीर हल्का किंतु स्फूर्ति से पूर्ण था। लॉबी में मैं अक्सर कहा करता था कि खाट से उठकर तैयार होने में जिसे देर लगे उसे भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी की ओर बढ़ने की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपतित्व और रूस के प्रधानमंत्रित्व से कहीं मुश्किल काम है। पंडित जी मेधावी मनुष्य थे, किंतु केवल मेधा के बूते वे उतने काम नहीं कर सकते थे। उनकी कर्मठता का रहस्य उनके ठोस स्वास्थ्य में था। मेरा ख्याल है प्रधानमंत्रित्व का दायित्व निभाने के लिए पहला और आखिरी गुण यह है कि आदमी की तंदुरुस्ती खूब मजबूत हो। पंडित जी काम के लिए 8, साढ़े 8 बजे भोर ही तैयार हो जाते थे। ऊपर की मंजिल से उतरते ही उन्हें 2 प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता था। एक तो वो लोग जो समय लिए बिना ही सीढ़ी के नीचे वाले ड्राइंग हॉल में जमा हो जाते थे, और दूसरे वे लोग जो गांवों से आते थे और अहाते में खड़े या बैठे रहते थे। इनसे निपटकर पंडित जी दफ्तर चले जाते थे, फिर वहीं से संसद पहुंचते थे। अगर संसद का सत्र चल रहा हो, दोपहर के भोजन के बाद वे 3 बजे से पहले ही फिर दफ्तर या संसद पहुंच जाते थे। शाम को भोजन वे 8 बजे करते थे और 9 बजे से फिर काम पर बैठ जाते थे। सोने का समय उनका 1 बजे रात से लेकर 6 बजे भोर तक का था। दिनकर लिखते हैं कि नेहरू 8 बजे तैयार हो जाते थे, रात के 1 बजे तक काम करते थे। हो सकता है कि नेहरू की छाप प्रधानमंत्री मोदी के मन पर गहरी हो। भले वो नेहरू की आलोचना से नहीं चूकते, अपमानित करने से नहीं चूकते, मगर उनके मन में कोई नेहरू जैसा तो है जो उनका पीछा कर रहा है, जिसके जैसा प्रधानमंत्री मोदी दिखना चाहते होंगे। इसका विश्लेषण तो फ्रॉयड ही बेहतर कर सकते थे अगर जिंदा होते। नेहरू के समय इस बात का प्रचार नहीं होता था कि भारत का प्रधानमंत्री 8 बजे से काम शुरू कर देते हैं, रात के 1 बजे तक काम करते हैं, 5 घंटे ही सोते हैं। आज का भारत बदल गया है, यह सब प्रचार होता है। सोचिए अगर यह प्रचार ना हो तो हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल गेट पर खाली बैठे बैठे गमले तोड़ने लग जाएंगे। नेहरू के काम के बारे में दिनकर आगे लिखते हैं कि संसद के दोनों सदनों पर उनकी भक्ति एक समान थी। आवश्यकता अनुसार वे बारी बारी से दोनों सदनों में आते जाते रहते थे और दिन भर में उन्हें बोलना भी कई बार पड़ता था।
इतनी मेहनत वे कैसे कर पाते थे, इस पर आश्चर्य हमें पहले भी होता था और अब भी होता है। वे संचिकाओं यानी फाइल पर केवल यथा प्रस्तावित लिखने वाले मंत्री नहीं थे। जो संचिकाएं उनकी मेज से निकलती थीं, उनमें से अधिकांश पर अच्छी अंग्रेजी की 2-4 सतरें अवश्य रहती थीं। उनका सचिवालय इतना चुस्त और दुरुस्त था कि टेलीफोन से भी समय मांगने पर हमें कोई ना कोई जवाब ठीक समय पर मिल जाया करता था। संसद सदस्यों के पत्रों का वे अत्यंत सम्मान करते थे। ऐसा शायद ही कोई संसद सदस्य होगा जिसके पत्र का उत्तर पंडित जी ने अपने हस्ताक्षर से नहीं दिया हो। अक्सर तो यह होता था कि आज आपने पत्र लिखा और कल 9 बजे भोर में ही प्रधानमंत्री का चपरासी उत्तर लिए आपके घर पर मौजूद है। और इतना अधिक काम करते हुए भी वे जितने लोगों से मुलाकात करते थे, उतने लोगों से कोई और नेता नहीं मिल सकता था। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाता है कि वे संसद में आकर प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। इस नेहरू को आज के भारत में अपमानित कर क्या मिल गया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के बारे में एक झूठ चलता है। झूठ यह चलता है कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। पूरा वाक्य इस तरह का है कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूं। क्या नेहरू ने अपनी आत्मकथा में ऐसा कहा है? ऐसा नहीं कहा है। ट्विटर पर मनीष सिंह ने इस अफवाह को चलाने वाले खरे साहब का वृतांत लिखा है, यानी बताया है कि इसकी शुरुआत किसने की, कहां से होती है। मनीष ने लिखा है कि नारायण भास्कर खरे कांग्रेस से ही जुड़े रहे, बाद में कांग्रेस से अलग होकर हिंदू महासभा में चले गए और एंटी मुस्लिम हो गए। खरे को भी गांधी की हत्या के संबंध में नजरबंद किया गया था। छूटने के बाद भी उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं तो उन्हें दिल्ली से तड़ीपार कर दिया गया। इन्होंने 1959 में एक लेख लिखा, द एंग्री एरिस्टोक्रेट। इस लेख को रफीक जकारिया की किताब अ स्टडी ऑफ नेहरू में शामिल किया गया है। अपने लेख में खरे लिखते हैं कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूं, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। यह किताब बीजेपी की वेबसाइट पर आज भी मौजूद है, उनकी ई लाइब्रेरी में। नेहरू के बारे में झूठ लिखने वाले, गांधी हत्या में नजरबंद होने वाले की किताब शायद काम आती होगी बीजेपी के। बीजेपी को दिनकर की किताब लोकदेव नेहरू पढ़नी चाहिए। 1959 में इस झूठ की रचना हुई थी कि नेहरू ने ऐसा कहा है कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूं, जबकि कहा नहीं था। नेहरू के दौर में यह झूठ इतना नहीं चल पाया होगा, मगर आज यह चल पड़ा है। नेहरू को मुसलमान बताने का प्रोजेक्ट काफी लंबा चला, 10 साल, और इस पर कई लोग यकीन करते हैं। विवेकानंद ने नैनीताल के मोहम्मद सरफराज हुसैन को 1898 में एक पत्र लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए एकमात्र उम्मीद हिंदू धर्म और इस्लाम, वेदांत के दिमाग और इस्लाम के शरीर का मिलन ही है। आज तो इस्लाम और मुसलमान का नाम लेने भर से सरकारी बुलडोजर घर गिराने निकल पड़ते हैं। प्रसार भारती के आर्काइव में नेहरू का एक इंटरव्यू मिला। 1958 में वे एक पत्रकार आर्नल्ड मिशेलिस को इंटरव्यू देते हैं और धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आप प्रसार भारती के आर्काइव में जाकर इस इंटरव्यू को सुन सकते हैं। नेहरू कहते हैं कि जब धर्म संगठित हो जाता है, कर्मकांड संगठित हो जाते हैं, रूढ़िवादिता बढ़ जाती है, तो उससे उन्हें दिक्कत होती है। तब उसमें आध्यात्म नहीं रह जाता और बिना आध्यात्म के वह धर्म नहीं रह जाता। हो सकता है कि संगठित और रूढ़िवादी रूप से किसी को राहत मिलती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाने से दिमाग का, इंसान का विकास रुक जाता है, आध्यात्म का विकास रुक जाता है, ये नेहरू कहते हैं। तो नेहरू धर्म विरोधी नहीं थे। दिनकर ने एक प्रसंग लिखा है लोकदेव नेहरू में। हिंदी के एक मासिक पत्र कल्याण ने इधर उनके एक ऐसे फोटो भी छापे हैं जिनमें जवाहरलाल जी आनंदमयी मां के पास समाधि मग्न बैठे हैं। किंतु इसे मैं अपवाद कहूंगा। उनके विषय में जो बात खास जोर देकर कही जा सकती है वह यह कि जवाहरलाल जी ईश्वर की सत्ता को समझ नहीं पाते थे, ना वे धर्म के बाहरी अनुष्ठानों को महत्व देते थे। वे धर्म की व्याख्या में ना फंसकर उसे जीने के अभ्यासी थे। इसलिए भारतीय जनता ने उनका उतना सम्मान किया।
भारत के सारे इतिहास में जनता ने सबसे अधिक पूजा उन व्यक्तियों की है जो धर्म के मनुष्य थे। केवल सेक्युलर गुणों के कारण इस देश में सम्मान के अधिकारी केवल जवाहरलाल जी हुए। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जनता ने उन्हें यह सम्मान उनकी चारित्रिक विशिष्टताओं के कारण दिया और धर्म पर उनकी शंका को जनता ने एक अत्यंत सच्चे और ईमानदार आदमी की सात्विक जिज्ञासा समझा। समय बदल गया है। जिस दौर की जनता ने नेहरू के काम को देखा, उनके धार्मिक क्रियाकलापों या मान्यताओं को नहीं, आज के दौर की जनता को यह देखना सिखा दिया गया है। और प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें फलाने काम के लिए चुना है। उनके आसपास के लोग उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं, कृष्ण का अवतार बताते हैं और जनता को इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगता। दिनकर यही बताना चाहते हैं कि धर्म का सहारा लेकर तो कोई भी लोकप्रिय हो सकता है और लोकप्रियता मिलती रही है, मगर केवल अपने काम के दम पर बिना धर्म का सहारा लिए नेहरू को ही ऐसी लोकप्रियता भारत में मिली है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और मान्यता को आप बिना धार्मिक क्रियाकलापों के देख सकते हैं? उनकी लोकप्रियता में धर्म की राजनीति की भूमिका कितनी गहरी है। धार्मिक आयोजनों में प्रधानमंत्री खुद को राष्ट्रीय पुरोहित के रूप में पेश करने लग जाते हैं। नेहरू ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, ना प्रदर्शन किया, बल्कि वे धर्म के खुलेपन के समर्थक रहे। अगर प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन से आप धार्मिक पहलुओं को माइनस कर दें, तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने काम के दम पर प्रचंड रूप से लोकप्रिय नजर आएंगे? जनता के बीच उस आत्मविश्वास के साथ नजर आएंगे? क्या प्रधानमंत्री धर्म और ईडी का सहारा लिए बिना राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं? दिनकर का यह प्रसंग नेहरू की नहीं, मोदी का मूल्यांकन करता है। दिनकर लिखते हैं कि नेहरू को कविताएं तो बहुत पसंद नहीं थीं। वे कवि सम्मेलनों में जाया करते थे, उनके घर की गोष्ठियों में कवि भी आते थे, मगर कविता सुनते समय अपना सर झुका लेते थे। दिनकर के अनुसार सिर्फ एक बार नेहरू वाह वाह कर उठते हैं जब दिनकर ने राजर्षि टंडन के अभिनंदन में एक कविता पढ़ी, और उस कविता का अंश मैं भी पढ़ रहा हूं। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। दिनकर लिखते हैं कि इस पंक्ति को सुनते ही पंडित जी वाह वाह कह उठते हैं। आगे लिखते हैं दिनकर कि पता नहीं यह वाहवाही कवित्व के लिए थी या भारत के भविष्य की उस कल्पना के लिए जो उनके समान मुझे भी आलोड़ित करती रही है। धर्म दीप्त विज्ञान पर वाहवाही की क्षमता जिस नेहरू में थी, उसे धर्म से नफरत नहीं हो सकती है। उनके लिए धर्म का मतलब जरूर अलग हो सकता है। नेहरू को इस देश के कणकण से प्यार था, वे इसके प्रतीकों का महत्व समझते थे, वरना एक हाथ में कमल और एक में धर्म दीप्त विज्ञान की पंक्ति पर वे झूमते नहीं। तो मूर्खों से सावधान रहें, खासकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों से बहुत सावधान रहें, अपने बच्चों को दूर रखें उनसे। नेहरू की आलोचना जरूर करें, सख्त आलोचना करें, होनी भी चाहिए, मगर आलोचना के नाम पर उन्हें नीचा दिखाया जाता है। एक प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा होती रहनी चाहिए समय समय पर, मगर सारा समय उन्हें मुसलमान साबित करने, धर्म विरोधी साबित करने, नकारा साबित करने और उनके बारे में झूठ फैलाकर यह काम नहीं किया जा सकता। दिनकर ने चीन युद्ध के समय नेहरू को बहुत करीब से देखा है, उसके बारे में विस्तार से लिखा है। बेहतर है आप पूरी किताब पढ़ें और वहां से जानें। उनकी किताब से नेहरू का सारा किस्सा यहां बताना सही नहीं होगा, लेकिन एक प्रसंग रोचक लगा। आज भी नेताओं को फलाना हृदय सम्राट कहा जाता है। नेहरू के दौर में भी हृदय सम्राट कहने का चलन था। दिनकर लिखते हैं कि अपने यौवन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू युवक हृदय सम्राट कहे जाते थे। बाद को चलकर हम उन्हें जनता का हृदय सम्राट कहने लगे, किंतु उनका असली स्वरूप उनके स्वर्गारोहण के बाद प्रकट हुआ, जब विनोबा जी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। उन्होंने जवाहरलाल जी को लोकदेव के नाम से अभिहित किया। नेहरू को गरियाना, उन्हें अपमानित करना मौजूदा दौर में राजनीति के प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
उसका एक हिस्सा यह भी है कि आजादी की लड़ाई की स्मृतियों को बदलने के नाम पर भीतर भीतर खत्म कर देना है। मूर्तियां तो लग रही हैं, अमृत महोत्सव भी मन रहा है, मगर झूठ और जहर का भी प्रचार प्रसार उतना ही हो रहा है। गांधी की मूर्ति लगाकर गांधी के आंदोलन और उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है, उसे गायब किया जा रहा है। नेहरू से भी कोई और बड़ा हो सकता है, होना भी चाहिए, मगर बड़ा होने से पहले नेहरू को ही दिन रात छोटा करता रहे, हम उसे दर्ज करते रहेंगे। नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तब आधुनिक देश के रूप में भारत और उसे चलाने का अनुभव किसके पास था? इसके बाद भी नेहरू ने शानदार काम किया। यह नेहरू की देन है कि उनके दौर के संस्थान एम्स में आज भी आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं। उनके दौर की आईआईटी से आपके बच्चों के सपनों की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि नेहरू के बाद एम्स और आईआईटी की स्थापना नहीं हुई, मगर नेहरू के समय में बनी आईआईटी और एम्स के बराबर कौन सा एम्स पहुंच पाया है, कौन सी आईआईटी पहुंच पाई है, इसका उत्तर खोजते रहिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।